अच्छा देखो, तो लास्ट क्लास हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया था, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास हम आप लोग को बताया था कि अकाउंट्स का मतलब क्या होता है। तो बताओ अकाउंट्स का मतलब क्या बताया था? रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, है ना, इन अ सिस्टमैटिक मैनर और इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या समझाया था? डेट वाइज। ऐसा नहीं है कि भैया सारा ट्रांजैक्शन को तुम एक ही डेट में मार दिया। अगर कोई 2 तारीख को हुआ है तो 2 तारीख को मारना पड़ेगा, कोई 4 तारीख को हुआ तो 4 तारीख को मारना पड़ेगा। मतलब डेट के मुताबिक तुमको जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। क्लियर? ट्रांजैक्शन का मतलब क्या था? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है। ट्रांजैक्शन कितने तरीके के होते हैं? 2। कौन सा? मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कितने तरह के होते हैं? 2। कौन सा? कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? इमीडिएट पेमेंट। ठीक है। चाहे वो इमीडिएट पेमेंट आप कैश में करो, चाहे इमीडिएट पेमेंट आप ऑनलाइन करो, चाहे इमीडिएट पेमेंट आप चेक से करो, किसी भी तरीका से अगर आप इमीडिएटली पेमेंट कर रहे हैं तो उसको आप क्या बोलोगे? कैश ट्रांजैक्शन। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हो गया कि सर इमीडिएट पेमेंट आप नहीं कर रहे हो, है ना, आप उसको बाद में पेमेंट कर रहे हो, इसको बोलते हैं हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब जो भी हम अकाउंट्स को रिकॉर्ड करता है वो एक सिस्टमेटिक तरीका से रिकॉर्ड करता है। कौन सा तरीका? सिस्टमेटिक तरीका से रिकॉर्ड करता है। क्लियर? और ये सिस्टमेटिक तरीका से जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसके कुछ नियम और कुछ कानून है। क्लियर? उसे कहते हैं हम लोग क्या? कंसेप्ट, और उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। क्या कहते हैं बेटा? कंसेप्ट और प्रिंसिपल। और ये जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कहां पे लिखा गया है? गैप में, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है? जो भी प्रिंसिपल हम आपको बता रहे हैं वो प्रिंसिपल सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है। कोई भी बिजनेस हो सबको ये प्रिंसिपल एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। क्लियर? तो पहला कंसेप्ट के मुताबिक मैंने क्या बताया था? पहला कंसेप्ट क्या है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बताओ ये कंसेप्ट का मतलब क्या था? बिजनेस और ओनर दोनों क्या है? अलग अलग है। इसका ट्रांजैक्शन अलग है, इसका ट्रांजैक्शन अलग है। ओनर मतलब मैं, समीर कोचिंग का ओनर मैं हूं, तो मैं अगर अपना कोई ट्रांजैक्शन कर रहा हूं मैं अपने बुक में रिकॉर्ड करूंगा। समीर कोचिंग सेंटर अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है वो समीर कोचिंग सेंटर रिकॉर्ड करेगा। क्लियर? हमारा ट्रांजैक्शन और कोचिंग का ट्रांजैक्शन दोनों को हम मैशअप नहीं कर सकते। अगर मैंने मैशअप कर दिया तो सर एग्जैक्ट प्रॉफिट या लॉस बिजनेस का नहीं निकल पाएगा। इसलिए मेरा ट्रांजैक्शन अलग, बिजनेस का ट्रांजैक्शन अलग मेंटेन करते हैं। क्लियर? और हम लोग हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? अब जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो सर बिजनेस अपने आप स्टार्ट नहीं होगा, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल का मतलब वो आदमी नहीं है, उसको चलाने के लिए किसी को जरूरत पड़ेगा, ओनर का जरूरत पड़ेगा। तो जब भी कोई बिजनेस को हम स्टार्ट करेंगे तो सर कुछ पैसे उसमें लगाने पड़ेंगे, कुछ सामान उसमें लगाना पड़ेगा। कौन लगाएगा पैसा और सामान? ओनर लगाएगा। इनिशियली ओनर लगाएगा। तो ओनर जो भी सामान, जो भी पैसा अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, बिजनेस के लिए वो एक तरह का क्या है? लाइबिलिटी है। क्या है वो? लाइबिलिटी। लेकिन क्योंकि ये पैसा ओनर ने लगाया तो इसको हम लाइबिलिटी नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैपिटल। लेकिन अगर बिजनेस कोई बाहर वाला से पैसा ले रहे हैं, समीर कोचिंग सेंटर अगर आप लोग से उधार में पैसा ले रहे हैं तो सर उसके लिए वो क्या होगा? लाइबिलिटी। कैपिटल भी लाइबिलिटी है। मेरा पैसा जो मैंने लगाया कोचिंग में वो भी कोचिंग के लिए लाइबिलिटी है, लेकिन उसको लाइबिलिटी बोल के नहीं लिखते, उसको क्या बोल के लिखते हैं हम लोग? कैपिटल। तो कोई भी तुमसे पूछेगा कैपिटल क्या है तो हम क्या बोलेंगे? एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब कैश हो या फर्नीचर हो, कोई भी सामान, एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय ओनर इन हिज बिजनेस। कोई भी सामान अगर ओनर अपने बिजनेस में लगाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। और एक चीज है, कैपिटल का एक और मीनिंग डेफिनेशन है। सर क्या? सुन लेना। कोई भी पेमेंट
बिजनेस के बिहाफ में अगर ओनर पे कर दे, खर्चा बिजनेस का है लेकिन कौन पे कर दे? ओनर, वो भी कैपिटल है, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस का पैसा अगर मैंने दिया तो मतलब मैंने बिजनेस को पैसा दिया, तो मतलब वो भी क्या हो गया? कैपिटल हो गया। यहां तक क्लियर हो गया? और पूरे साल बिजनेस जो रन करेगा, एट द एंड बिजनेस का या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अगर प्रॉफिट है तो बताओ किसको मिलेगा? ओनर को मिलेगा। और अगर लॉस होगा तो किसको बियर करना पड़ेगा? ओनर को ही बियर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रॉफिट ओनर ले रहे हैं तो लॉस भी कौन लेगा? ओनर लेगा। तो अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो बिजनेस कैसे देगा मेरे को? कैपिटल में ऐड कर देगा। क्या करेगा? कैपिटल में ऐड कर देगा। और अगर बिजनेस का कोई लॉस हुआ तो बताओ ये लॉस कौन बियर करेगा? ओनर। तो मेरे कैपिटल से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। सबको क्लियर? और क्योंकि मेरा पैसा बिजनेस के पास है मेरा पैसा, लेकिन बिजनेस के पास है, तो अगर मुझे अपने यूज के लिए पैसा चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं? बिजनेस से पैसा निकाल लेगा। तो जब आप बिजनेस से पैसा निकाला, अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, बिजनेस क्या करेगा? जैसे ही आपने पैसा निकाला या कोई भी सामान अगर आपने निकाला तो बिजनेस क्या करेगा? आपके कैपिटल से माइनस कर देगा। क्यों माइनस किया आपके कैपिटल से? क्योंकि आपने निकाला है। तो आप अगर निकाला है तो आपका पैसा तो बिजनेस के पास है ही, वहां से वो क्या कर देगा? माइनस। क्या बोल के माइनस करेगा? ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स क्या चीज हो गया? कोई भी सामान अगर ओनर अपने बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है, निकाल रहा है पर्सनल यूज के लिए, उसको क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स। सेकंड कंसेप्ट मैंने बताया था मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इस कंसेप्ट का मतलब क्या था? सर इस कंसेप्ट के मुताबिक आप सिर्फ वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे जो इन टर्म्स ऑफ मनी होगा। जो मनी में टर्म्स नहीं है सर आप उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। बताओ मनी में क्या टर्म्स नहीं होगा? हार्डवर्क, स्किल्स, है ना। इंप्यूटेड का मतलब क्या था? इंप्यूटेड का मतलब क्या था? ये कोचिंग मेरा है, कोचिंग भी मेरा, और ये कोचिंग का जो फ्लैट है ये मेरा खुद का खरीदा हुआ है। तो बताओ हम रेंट किसी को दे रहे हैं क्या? नहीं, ये तो मेरे पास ही आ रहा है। तो इसे कहते हैं इंप्यूटेड। इसे क्या बोलते हैं? मतलब यहां पे कोई कैश का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ना पैसा बाहर जा रहा है ना पैसा बाहर से अंदर आ रहा है। अगेन ये कोचिंग में मैं ही काम कर रहा हूं, मैं ही स्टाफ हूं, मैं ही काम कर रहा हूं, मैं ही मालिक हूं, मैं ही स्टाफ भी हूं। तो बताओ सैलरी कोई बाहर जा रहा है क्या? नहीं। सैलरी कोई बाहर से आ रहा है क्या? नहीं। तो जब बाहर से पैसा आया भी नहीं गया भी नहीं, वो इन टर्म्स ऑफ मनी हुआ ही नहीं। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करते, अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। क्लियर? नेक्स्ट आपको कंसेप्ट बताया था मैंने, पीरियडिसिटी कंसेप्ट। पीरियडिसिटी कंसेप्ट का मतलब क्या बताया था कि हर एक बिजनेस को, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, हर एक बिजनेस को अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो उसने किया है उसको क्लोज करना पड़ता है। क्लोज मतलब उसको पता लगाना पड़ता है कि उसका बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है या उसका बिजनेस का लॉस हुआ है। क्लियर? और वो कब पता लगाएगा? साल का एंड होगा। साल का एंड कब होगा? जैसे बोलता ना साल का एंड, हम लोग को लगता है दिसंबर, नहीं, फाइनेंशियल ईयर मतलब अकाउंटिंग के लिए बिजनेस एंड होता है 31 मार्च, 31 मार्च या 31 दिसंबर। समझ में आ गया? तो जब भी हम बोलेगा अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च, जब भी हम बोलेगा कैलेंडर ईयर 31 दिसंबर। और हर एक बिजनेस को, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, उसको अपने अकाउंट क्लोज करने, बिजनेस नहीं अकाउंट क्लोज करना पड़ता है ताकि प्रॉफिट या लॉस पता कर सके। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? ठीक है। इसके बाद और कौन सा कंसेप्ट बताया था? बस 3 ही बताया था ना। चलो आज हम लोग करेंगे 1-2 कंसेप्ट और आज हम कराएगा आप लोग को। देखो तो नेक्स्ट हम लोग का कंसेप्ट है, मान के चलो 4 नंबर। तो 4 नंबर कंसेप्ट है, सपोज करो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, अब इसका मतलब क्या है पहले वो समझो। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, अब इसका मतलब क्या है? मतलब है इसका कि अगर आपने कोई मेथड एडॉप्ट किया,
मान के चलो कोई भी चीज का ना अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग मेथड होता है। कोई भी चीज कैलकुलेट करने का, जैसे जैसे आप अकाउंटिंग सीखेंगे आपको पता चलेगा कि कोई भी चीज करने का 2-3 मेथड होता है। तो मान के चलो मैंने कोई मेथड यूज किया, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। मैंने सडनली मेथड चेंज कर लिया कि भाई प्रॉफिट कम हो जाए और टैक्स भी क्या देना पड़े, कम देना पड़ेगा। फिर मेरे को ऐसा लगा नहीं टैक्स मेरे को ज्यादा देना है, फिर मैंने मेथड चेंज कर लिया। तो सर ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। क्लियर? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप एक बार जो मेथड को एडॉप्ट कर लिया, आप वो मेथड को चेंज नहीं कर सकता। और अगर वो मेथड को चेंज किया, अगर आपने मेथड को चेंज किया तो सर आपको बताना पड़ेगा। जब आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन करोगे तो वहां बताना पड़ेगा कि भाई इस साल से आपने अपना मेथड को क्या कर लिया, चेंज कर लिया है। और जो भी डिफरेंस होगा, जैसे मान के चलो ये मेथड कर रहे हैं 2000 का फर्क होगा, ये मेथड कर रहे हैं और ये मेथड, दोनों मेथड में 2000 का फर्क है, तो ये 2000 को आपको एडजस्ट भी करना पड़ेगा, तब जाके आप मेथड क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसी का नाम पड़ गया कंसिस्टेंसी मेथड। समझ में आ गया? तो एकदम सिंपल है। कंसिस्टेंसी मेथड का मतलब है कि आप कोई भी मेथड को अगर आपने एडॉप्ट कर लिया, कोई भी मेथड को अगर आपने यूज कर लिया, आप वो मेथड को चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? और अगर आपने वो मेथड को चेंज किया है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको बताना पड़ेगा आपने मेथड चेंज किए, और प्लस मेथड चेंज करने में अगर 2000 का डिफरेंस है वो भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्लियर? उसके बाद आप मेथड चेंज कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? तो ये तो एकदम सिंपल ही था। नंबर 5 और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इसका मतलब क्या है, मैचिंग कंसेप्ट। अब मैचिंग कंसेप्ट का मतलब क्या, सुन लो, सब लोग सुन लो। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब क्या है? देखो, मान के चलो, सपोज करो कि आप सब लोग इस साल मेरे से पढ़ रहे हैं, आप सब लोग इस साल मेरे से क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सुन लेना एक बार, आप सब लोग इस साल मेरे से पढ़ रहे हैं। सर समीर कोचिंग सेंटर के लिए जो इनकम है, इनकम सोर्स है, वो आप लोग हैं। आप लोग फीस देगा वही तो समीर कोचिंग सेंटर का इनकम है, हाँ या ना? तो आप लोग को पढ़ाने के ऊपर, आप लोग को पढ़ाने के ऊपर जो भी मेरा खर्चा लग रहा है, जो भी मेरा आप लोगों को पढ़ाने पे मेरा खर्चा लग रहा है, मान के चलो मेरा खर्चा लग गया 1 लाख। कितना लग गया? आप लोगों को पढ़ाने पे मेरा खर्चा लग गया 1 लाख, और आप लोग से पैसा मेरा पास आया 3 लाख। तो बताओ मेरा प्रॉफिट कितना का होगा? कितना का? कैसे बताया 2 लाख? कैसे बताया? हम बोल रहे 3 लाख, मेरा 3 लाख रुपया कमाई है, बोलो हाँ या ना? हम अगर बोले कि मेरा 3 लाख रुपया का कमाई है, तुम लोग गलत बोल रहे हैं, 2 लाख नहीं, मेरा 3 लाख का कमाई है, तो बताओ हम गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं? कल क्या समझाया था? जो भी है बोलना है, लकड़ी लेके थोड़ा ना बैठे जो पीटेगा सबको हम। हाँ बताओ, अगर हम ये बोल रहे हैं कि मेरा कमाई, मेरा प्रॉफिट 3 लाख का है और तुम लोग गलत बोल रहे हैं 2 लाख मेरा कमाई नहीं है, तो अब बताओ कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? अरे बस दो ही तो आंसर देना तुमको, सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं। क्यों? सर मैं गलत बोल रहा हूं। क्यों मैं गलत बोल रहा हूं? सर आप लोगों को पढ़ाने में मेरा जो भी खर्चा लग रहा है ना, वो खर्चा इन प्रॉफिट से मुझे मैच करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैच करने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो 2 लाख रुपए आता है। तो आप लोग जो बोला था वो सही बोला था, लेकिन आप लोगों ने कौन सा कंसेप्ट फॉलो किया? सर मैचिंग कंसेप्ट फॉलो किया। आप लोगों ने 3 लाख में से 1 लाख माइनस किया ना, तो आप लोगों को तो ये आइडिया भी नहीं था कि कोई कंसेप्ट फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली आप लोगों ने क्या फॉलो किया? मैचिंग कंसेप्ट फॉलो किया। तो मैचिंग कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी सामान बनाने में या कोई भी सामान का प्रोडक्शन करने में हम जो भी खर्चा करते हैं वो मैच हो जाता है जब वो क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल बताता है, मेरा ये पेन बनाने का मेरा बिजनेस है, और पहले पेन बनाएंगे
या पहले मेरा कमाई होगा? पहले पेन बनाएंगे, पहले तो खर्चा करना पड़ेगा ना पेन बनाने में, हाँ या ना? तो ये पेन बनाने में मेरा खर्चा लग गया 1 लाख रुपया। कितना रुपया लग गया? 1 लाख रुपया। और मैंने ये पेन को बेच दिया 3 लाख रुपया में, तो हम प्रॉफिट 3 लाख रुपया नहीं मान सकता। 3 लाख में से 1 लाख रुपया का खर्चा को मेरे को मैच करना पड़ेगा, तो बचा कितना? 2 लाख। उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बोलेंगे। समझ में आ गया? अच्छा अब एक बात बताओ, सुन लेना, अब एक बात बताना, सुनना। सर एक बात बताओ, क्या ये 1 लाख रुपया का खर्चा तुम्हारा इस साल मेरा आया 3 लाख, मान के चलो, मान के चलो तुम्हारे ऊपर खर्चा है मेरा 1 लाख, तुम्हारे से इनकम है मेरा 3 लाख, और लास्ट ईयर का इनकम हुआ था मेरा 2 लाख। क्या ये खर्चा हम इससे एडजस्ट कर सकते हैं क्या? ये लास्ट ईयर जो बच्चा लोग मेरे से पढ़ा था उससे मैंने कमाया 2 लाख, और ये जो खर्चा हुआ है ये इस साल हुआ है, तुम लोग पे हुआ है, और तुम्हारा कमाई है 3 लाख। तो ये लाख रुपया जो है ये हम तुम लोग का प्रॉफिट से माइनस करें या लास्ट ईयर का प्रॉफिट से माइनस करें? इस साल का ये खर्चा तुम लोग पे है, तो सर ये खर्चा तुम लोग के प्रॉफिट से ही क्या होगा? एडजस्ट होगा। इसी को कहते हैं मैचिंग कंसेप्ट। क्या बोलते हैं? तो मैचिंग का मतलब क्या हो गया? इस पूरे साल में, याद रखना, इस पूरे साल में तुमने जो भी खर्चा किया है वो खर्चा को इस साल का प्रॉफिट से क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं मैचिंग कंसेप्ट। तब जाके जो पैसा बचेगा या तब जाके जो पैसा आएगा उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉफिट। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रॉफिट। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, अब सर एक रूल है कंजर्वेटिज्म, जिसे कहते हैं प्रूडेंस। अब ये भी तुम लोग करता है, लेकिन तुम लोग को आइडिया नहीं है कि ये कंसेप्ट यही है, लेकिन तुम लोग हमेशा करता है। अब हम बताएं क्या करता है, तुम लोग सुन लेना। अगर तुम्हारे पापा ने, सुन लेना एक बात, अगर तुम्हारा पापा, तुम्हारा गार्जियन तुम लोग को 3000 रुपया महीना का पॉकेट मनी दे रहा है, कितना रुपया का? 3000 का पॉकेट मनी दे रहा है। मान के चलो फर्स्ट ईयर में चला गया, 10 तक था तो बच्चा था, अब तो कॉलेज में चला गया, और पापा ने आज डिसाइड किया शुक्रवार भी, दिन भी अच्छा है, तो सबके पापा ने ये बोला, बेटा आज से तुम लोग का पॉकेट मनी 3000 रुपया महीना का। कितना रुपया? 3000 रुपया महीना का। उसमें तुम कॉलेज जाएगा, आएगा, पुचका खाएगा, जो खाना है, 3000 रुपया तुमको मिलेगा। अब सुन लेना हम जो बोलना चाह रहे हैं। और 6 महीना बाद तुम्हारा बर्थडे आने वाला है। क्या आने वाला है? बर्थडे आने वाला है। अब तुम एक बात बताओ, जो 3000 तुम्हारे पापा दे रहे हर महीना, क्या वो सारा उड़ा देगा या कुछ पैसा बचा के रखेगा? क्यों बचाएगा? क्यों बचाएगा? अरे बोलो क्यों बचाएगा? सेविंग। तुमको क्या दरकार है सेविंग? पापा तो है ही। तुमको क्या दरकार है सेविंग? पापा तो है ही। पापा ये थोड़ा बोला अगला महीना वही सेविंग किया हुआ पैसा यूज कर लेना, अगला महीना फिर 3000 मिलेगा, उसका अगला महीना फिर 3000 मिलेगा, उसका अगला महीना फिर 3000 मिलेगा, तो मिलते रहेगा ना 3000। तो सारा पैसा उड़ा देगा या कुछ पैसा जमा करके रखेगा? क्यों? वही तो पूछ रहा है, क्यों? बताओ, क्यों जमा करके रखेगा? क्या जरूरत के टाइम पे तो पापा भी है ना। बोलो 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 बोलो, क्यों 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 तुम पूरा रुपया खर्चा नहीं करेगा? तुम कुछ पैसा जमा करके रख रहे हैं, क्यों? सर आने वाला 6 महीना बाद तुम्हारा क्या आने वाला है? बर्थडे। अब एक बात बताओ, तुमको पहले से ही पता है ना बर्थडे में तो भाई खर्चा करेगा ही करेगा, खर्चा होगा ही होगा, दोस्त पार्टी मांगेगा ही मांगेगा, पार्टी देना ही पड़ेगा, और पार्टी देने के लिए अच्छे ड्रेस पहन के जाना है। हो सकता है पापा ना दिलाए, हो सकता है पापा खर्चा करने के लिए 2000 रुपये पकड़ा दे, लेकिन खर्चा हो रहा है 5000 रुपया, तो 3000 कहां से लाएंगे? तो इसलिए तुम लोग क्या करेगा, जो भी पॉकेट मनी तुम्हारा पापा तुमको दे रहे हैं
उसमें से 500 500 500 500 500 रुपया तुमने बचा के रखा। क्यों बचा के रखा? क्योंकि तुमको पता है कि बर्थडे में खर्चा होगा, कितना होगा ये नहीं पता, लेकिन होगा। समझ में आ गया? इसलिए तुमने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके रखा, हाँ या ना? सेम चीज तुम्हारे मम्मी भी करती है। पता है ना, तुम्हारे मम्मी को तुम्हारे पापा खर्चा करने के लिए, घर चलाने के लिए पैसा देता है हर महीना। मैं भी देता हूं अपना वाइफ को हर महीना चलाने के लिए। तो जब मान के चलो कोरोना जैसा सिचुएशन आ जाए, तो तुम्हें तो तब थोड़ा बच्चा था और पापा अचानक से बोले सैलरी नहीं आया, तो मम्मी बोलेगा तो कोई दिक्कत है? तो पापा बोलेगा हाँ रेंट देना है। अरे टेंशन क्यों ले रहा है? सीधा गया, लॉकर खोला, अंदर से साड़ी उड़ी से इतना सारा पैसा निकाल के ले आया, बोला रेंट देना है, ये लीजिए रेंट दे दीजिए, और कुछ बच्चा का फीस देना है, ये लीजिए। पता है ये पैसा आया कहां से? सेविंग्स। इसको सेविंग नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्यूचर कंटिंजेंसी को मीट करने के लिए। आपकी मम्मा पैदाइश अकाउंटेंसी है, आपकी मम्मा पैदाइश अकाउंटेंट है, आपका मम्मा को यह पता था कि जरूरत कभी भी पड़ सकता है, कंटिंजेंसी कभी भी आ सकता है, विपत्ति कभी भी आ सकता है। इसीलिए आपकी मम्मा ने क्या किया, जो भी पैसा आपके पापा दिए उसमें से कुछ पैसा जमा करके रखे, और जब जरूरत पड़ा तो वो पैसा को क्या कर लिया, यूज कर लिया। समझ में आ गया? तो ये जो टेक्निक आपके मम्मा ने अपनाया, इसी टेक्निक को कहा जाता है बिजनेस में कंजर्वेटिज्म रूल। क्या कहते हैं? कंजर्वेटिज्म रूल, या इसको कहते हैं प्रूडेंस रूल। क्या बोलते हैं बेटा? तो अब ध्यान से सुनना मेरा बात, ध्यान से सुनना। सर मेरा फीस आया 1 लाख रुपया। कितना रुपया? मेरे तुम लोग से फीस आया, चलो अपना एग्जांपल ही ले लेते हैं। तुम लोग से जो फीस मेरे पास आया वो कितना आया? 3 लाख रुपया। क्लियर? और तुम लोग को पढ़ाने में रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो मेरा खर्चा लग रहा है, एक्सपेंस मेरा लग रहा है 1 लाख रुपया। तो बताओ मेरा प्रॉफिट कितना का हो गया? कितना का? 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। क्लियर? ठीक है, सबको क्लियर है यहां तक? मैंने 1 लाख रुपया वो खर्चा पकड़ा जो होगा ही होगा, हो ही रहा है। भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, उसका पेमेंट कर रहा है, स्टाफ बिल मांग रहा है, उसका पेमेंट कर रहा है, रेंट लग रहा है, उसका पेमेंट कर रहा है, ये वो खर्चा को पकड़ा। क्लियर हो गया यहां तक? लेकिन मैंने अभी भी तुम लोग को क्या समझाया कि बिजनेस कभी भी ये 2 लाख रुपया को प्रॉफिट नहीं मानेगा। क्यों? सर कुछ ऐसे भी खर्चे हैं जो फ्यूचर में प्रोबेबल होने के चांसेस है। अब एग्जांपल बताता, सुन लो, एग्जांपल बताता है। सर ये जो लैपटॉप हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ये जो टीवी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ये जो टैब जिससे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये जो पेन जिससे हम लिख के आपको पढ़ा रहे हैं, क्या ये जिंदगी में कभी खराब ही नहीं होगा? क्या जिंदगी में कभी खराब नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? अरे होगा। आप इसको यूज कर रहे हैं, खराब होगा ही होगा, 110% खराब होगा ही होगा। और ये बात आपको अच्छी तरह से पता है। आपने ये पेन खरीदा, आपको पता चल गया कि भैया ये 5 साल बाद खराब होगा, इसका अगर वारंटी 5 साल का, मतलब 5 साल बाद क्या होगा, ये खराब हो जाएगा। सुन लो, 5 साल बाद क्या हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा। क्लियर? जैसे 5 साल बाद ये खराब हुआ, अब बताओ नया पेन खरीदना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अब वैसे बात है पड़ेगा, क्योंकि पड़ेगा कैसे फिर? तो नया पेन खरीदना पड़ेगा। तो 5 साल बाद मेरे को लेट्स से पेन का दाम 10,000 है, कितना है? तो 5 साल बाद मेरे को कितना रुपए का दरकार पड़ेगा? 10,000 का दरकार पड़ेगा। तो 5 साल बाद हो सकता है हमारा बिजनेस अच्छे पोजीशन में हो सकता है अच्छे पोजीशन में ना हो। अगर अच्छे पोजीशन में ना ही भी होगा तो भी ये पेन खरीदना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। ये खर्चा रुकेगा नहीं, खर्चा तो होगा ही होगा। तो सर इसीलिए हम क्या करेंगे, आज मेरा काफी प्रॉफिट हो रहा है, 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम ये 2 लाख को प्रॉफिट नहीं मानेंगे। हम क्या करेंगे, इस 2 लाख में से, सुन लेना, ये 2 लाख में से मैं 50,000 रुपया साइड करके रख लिया। ये 50,000 रुपया हम लैपटॉप, पेन, टैबलेट के नाम पे साइड कर लिया। इसे कहते हैं प्रोविजन। क्या बोलते हैं? प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब होता है मे बी और मे नॉट भी, हो भी सकता है और
नहीं भी हो सकता है, बट आपने साइड कर लिया। तो अब बताओ मेरा प्रॉफिट कितना का है? 1.5 लाख का है। अब इसको आप प्रॉफिट मान सकते हैं, इसको आप प्रॉफिट मान लो, और प्रॉफिट मान लिया मतलब ये प्रॉफिट को आप खा पी के उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर 5 साल बाद अगर ये पेन खराब हुआ तो बताओ मेरे को टेंशन लेना है क्या? क्यों नहीं लेना है टेंशन? अरे भाई 50,000 रुपया पेन के लिए रखा हुआ है ना? अगर लैपटॉप खराब हुआ टेंशन लेना है क्या? क्यों नहीं लेना है? अरे 50,000 रुपया रखा हुआ है। अब आपका एक क्वेश्चन, सर लैपटॉप अगर 80 में मिला, आप तो 50 ही रखा है, सर एग्जैक्टली कितना लगेगा वो तो ना हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन हाँ, हमने पैसा सेफ्टी के लिए रखा है कि नहीं रखा, इससे फ्यूचर में सेफ्टी हुआ कि नहीं हुआ। तो सर यही प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंजर्वेटिज्म रूल। तो कंजर्वेटिज्म रूल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो हम बताते हैं। ऑल एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज फर्स्ट। मतलब क्या है? जो भी एक्सपेंसेस फ्यूचर में होने के संभावना है उसको आज ही तुम एक्सपेंस मान लो, और आज ही वो पैसे को अपने प्रॉफिट से क्या कर दो? माइनस कर दो, साइड कर दो। होगा 5 साल बाद, होगा 5 साल बाद, लेकिन 5 साल बाद का वेट मत करो, आज ही अपने प्रॉफिट से क्या कर दो? साइड कर लो, एक्सपेंस मान लो, लॉस मान लो, और अपने प्रॉफिट से क्या कर दो? साइड कर दो। क्लियर? ताकि फ्यूचर में तुमको दिक्कत ना हो। समझ में आ गया? सबको क्लियर हो गया? तो कोई तुमसे पूछेगा प्रूडेंस रूल का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे ऑल प्रोबेबल लॉसेस शुड बी रिकॉग्नाइज फर्स्ट। प्रोबेबल वो लॉस जो होने की संभावना है, जो संभावना ही नहीं है उसका तो ना बनाएंगे। जो संभावना है, संभावना क्या है? अरे भाई ये एसी खरीदा है खराब हो गई, ये फर्नीचर खरीदा है खराब हो गई, लैपटॉप खरीदा है खराब हो गई, फैन खरीदा है खराब हो गई। तो ये ऐसे चीजें हैं जो होगा ही होगा 100%। लेकिन हाँ, कितना होगा? 5,000, 10,000, 20,000, 15,000, 2 रुपया, 4 रुपया, वो आप नहीं बता सकता। तो एक एस्टिमेटेड अमाउंट वो आप क्या करेंगे? हर साल अपने प्रॉफिट से माइनस करेंगे। यहां तक क्लियर? लेकिन एक बात बताओ, ये जो 50,000 रुपया मैंने अपने प्रॉफिट से माइनस किया, क्या ये एक्सपेंस इस साल हुआ है क्या? क्या ये 50,000 का लॉस खर्चा इस साल हुआ है क्या मेरा? नहीं, इस साल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपने प्रॉफिट से माइनस किया। सर यही चीज आपको बताता है कंजर्वेटिज्म। क्लियर? ये 1 लाख रुपया आपने माइनस किया, सर समझ में आ रहा है, इस साल आपका खर्चा हुआ है तो वो तो माइनस किया। सर ये क्यों माइनस किया? ये आप इसलिए माइनस किया क्योंकि कंजर्वेटिज्म रूल आपको ये बताता है कि भैया जो भी लॉस फ्यूचर में होने वाला है उसको आप लॉस मान लो। अब आप बोलेगा कि सर अगर फ्यूचर में एसी खराब ही नहीं हुआ तो पास आपका किस्मत साथ दे दिया, और पास होता नहीं चाइना का सामान चला तो 1 साल चल गया, चला तो नहीं चला, ऐसा सुना नहीं है? तो अगर एसी 5 साल से ज्यादा चल गया तो फिर ये प्रोविजन बनाने का क्या फायदा? अरे भाई ये प्रोविजन क्या किसी को हम दे रहे हैं क्या? ये प्रोविजन किसके पास जमा है? बिजनेस के पास ही तो जमा है। अगर सर यहां पे अगर यूज नहीं हुआ तो अच्छा ही है ना, ये पैसा हम क्या करेंगे? किसी और चीज में लगा देंगे। लेकिन एटलीस्ट अपना सिक्योरिटी तो बना के रखेंगे कि ताकि हमारा फ्यूचर क्या हो सके? सिक्योर्ड हो सके। समझ में आ गया? सबको क्लियर हो गया? इसी को बोलते हैं प्रोविजन। क्या बोलते हैं हम लोग? तो आपका बर्थडे आने वाला है 5 महीना बाद, और आपको पता है बर्थडे में तो खर्चा होगा ही होगा, इसीलिए ऐसा खर्चा जो होगा ही होगा लेकिन 5 महीना बाद होगा। बट आप क्या कर रहे हैं? अभी पापा आपको पॉकेट मनी दिया, उससे 500 रुपए साइड कर लिया, फिर आपका पापा पॉकेट मनी दिया, 500 रुपए साइड कर लिया, फिर आपका पापा पॉकेट मनी दिया, 500 रुपया साइड कर लिया, ताकि 5 महीना बाद आपके पास 2500 क्या हो गया? जमा हो गया। तो अब अगर आप बर्थडे पार्टी दे और पापा आपको पैसा ना भी दे तो बताओ बर्थडे पार्टी होगा या नहीं होगा? किससे कैसे होगा? अरे भाई 2500 तो जमा करके रखा है ना। समझ में आ गया? इसी को कहते हैं प्रोविजन, इसी को कहते हैं कंजर्वेटिज्म रूल। समझ में आ गया? क्लियर? अच्छा सर ये एक्सपेंस के लिए ही क्यों होते हैं? इनकम के लिए भी होना चाहिए। अब इनकम के लिए क्या होता है? सुन लो, मान के चलो अभी 2 बच्चा मेरे पास आया और मेरे को बोला सर एडमिशन लेना है, तो मैंने बोला चलो, मैंने उसको पूरा डिटेल्स बताया, वो डिटेल्स देख लिया, देखने के बाद बोला सर 2 दिन बाद एडमिशन लेने आएंगे। तो
अब बताओ क्या हम उसको इनकम मान ले? क्या उसको इनकम मान ले? क्यों? ये नियम तो आपको बताया ना, ये नियम तो आपको बोला ना कि जो भी होने की संभावना है उसको मान लो। तो सर ऐसा इनकम में आप नहीं मान सकते, बताओ क्यों? अगर वो 2 स्टूडेंट का, मान के चलो, एक एग्जांपल बोल रहे हैं, वो 2 स्टूडेंट का फीस मान के चलो 10,000 रुपया। कितना रुपया? 10,000 रुपया। और हम ये मान ले, ओहो कल तो वो 2 स्टूडेंट आएगा और मेरे को 10,000 मिलेगा। हम अपना भाई को बोल दे, जाओ 10,000 का मान के चलो मेरे लिए कपड़ा खरीद के ले आओ, और बोल देना 2 दिन बाद सर पैसा दे देगा। अब बताओ अगर वो स्टूडेंट नहीं आया तो, अगर वो स्टूडेंट नहीं आया तो क्या वो कपड़े वाले को पैसा नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। इसीलिए आप इनकम को, जो प्रोबेबल इनकम है, फ्यूचर में होने के चांसेस है इनकम, उसको आप एंटिसिपेट नहीं करते हो। इनकम को आप टच ही नहीं करते हो। सिर्फ किसको आप टच करते हो? एक्सपेंसेस को, सिर्फ एक्सपेंसेस को। तो एक बार ये लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? ये देखो, ये रहा, क्या लाइन है देख लो, क्या लिखा हुआ है? द कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट ऑल्सो नोन एज प्रूडेंस कंसेप्ट, जैसे मैंने बताया था, एडवाइजेस, आपको ये बताता है, आपको ये एडवाइस देता है दैट व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है प्रॉफिट निकालते वक्त, ये कंसेप्ट आपको बताता है कि जब भी आप अपना बिजनेस का प्रॉफिट निकालोगे, अकाउंटेंट शुड नॉट कॉशियसली, शुड एक्ट कॉशियसली। इसका मतलब क्या है? जब आप प्रॉफिट निकालोगे, हर एक अकाउंटेंट को बहुत ध्यान से अकाउंट को मेंटेन करना चाहिए, बहुत ध्यान से अकाउंट को मेंटेन करना चाहिए। और ये ध्यान क्या है? देखो, एक्सपेक्टेड लॉसेस आर रिकॉग्नाइज्ड। एक्सपेक्टेड, सर हुआ नहीं है, ये लॉस अभी हुआ नहीं है, एक्सपेक्टेड, आपका फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि वो लॉस होगा, तो सर उसको आज ही रिकॉग्नाइज कर लो। एज सुन एज दे आर एंटिसिपेटेड। इस लाइन का मतलब समझ में आ गया? भले लॉस 5 साल बाद होगा, लेकिन आपको पता चल गया सर लॉस तो होगा। जैसे आपको पता चल गया लॉस होगा, हाथों हाथ आज ही आप अपना प्रॉफिट से क्या करो? माइनस कर लो। क्या कर लो? माइनस। आज ही उसको लॉस मान लो। भले, बार बार बता रहा हूं, भले आपका ये लॉस नहीं हुआ है, ये आज के डेट का लॉस नहीं है, होगा ये फ्यूचर में, लेकिन ये रूल ये आपको बताता है कि आज अपने प्रॉफिट से आप क्या कर दो? माइनस कर दो। समझ में आ गया? आगे, बट जैसे बताया था, बट प्रॉफिट्स आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे आर सर्टेन। जैसे हम बताया, लेकिन प्रॉफिट में ऐसा नहीं करेंगे। प्रॉफिट को तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो एक्चुअली होगा, जब एक्चुअली आपने मेरे को पैसा दिया, मेरा इनकम हुआ, तभी हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन एक्सपेंस में ऐसा नहीं होगा। एक्सपेंस में रेंट हुआ, वो भी रिकॉर्ड होगा, और जो खर्चा 2 साल बाद होगा वो भी रिकॉर्ड करेगा। बात समझ आ रहा है? एक्सपेंसेस में क्या करेंगे? जो आपका खर्चा हुआ, जैसे अभी ट्यूशन आने में आपका क्या खर्चा लग रहा है? डेली आने जाने का मान के चलो भाड़ा लग रहा है, तो ये तो खर्चा डेली लग रहा है आपका, तो ये खर्चा को तो आप रिकॉर्ड करोगे ही करोगे। लेकिन 1 महीना बाद जब आप कॉलेज जाओगे, नया आपको बुक खरीदना पड़ेगा, 100% नया बुक खरीदना ही पड़ेगा आपको, तो सर उसके लिए भी पैसा आज ही आप क्या करोगे? निकाल के रख लोगे, ताकि 1 महीना बाद अगर पैसा न रहे तो आज आपने 2 खर्चे को अपने पॉकेट मनी से साइड कर लिया। कौन सा? एक जो डेली भाड़ा लग रहा है, जो एग्जैक्टली अभी आपका भाड़ा लग रहा है, वो भी माइनस किया, और एक वो खर्चा जो फ्यूचर में होगा लेकिन होगा, उसको भी आपने क्या किया? माइनस कर लिया। समझ में आ गया? तब जाके आपका एक्चुअल प्रॉफिट आप पता करोगे। यहां तक क्लियर? तो आपने क्या सीखा? वापस से, सर आपका जो भी प्रॉफिट है उससे 2 तरीके के खर्चे को माइनस किया जाता है। एक जो ऑलरेडी आपका खर्चा हो रहा है, और एक प्रोबेबल, उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रोबेबल, जो होने वाला है उसको बोलते हैं प्रोविजन, और वो भी माइनस करोगे, तब जाके जो प्रॉफिट होएगा वो प्रॉफिट को आप क्या करोगे? एंजॉय करोगे। समझ में आ गया सबको? क्लियर? जैसे ये देखो, यहां पे एक लाइन दी है, इफ ए कंपनी एक्सपेक्ट ए पॉसिबल 1 लाख लॉस ड्यू टू पेंडिंग लॉसूट। मतलब क्या इसका? सर एक बिजनेस है जिसका ना केस चल रहा है। क्या चल रहा है? केस, जिसका केस चल रहा है। अब वो केस जीत भी सकता है और वो केस हार भी सकता है। हम लोग को
हम लोग को पॉजिटिव वाला नहीं देखना है। जीत गया तब तो बल्ले बल्ले है, लेकिन हार गया तो 1 लाख रुपया देना पड़ जाएगा। तो सर भले आप केस अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन आज या कल तो फाइनलाइज होगा। जीत गया वो मत देखो, जीत गया तो कोई दिक्कत नहीं, हार गया तो क्या होगा सर, लाख रुपया देना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, इस साल जो भी हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं उसमें 1 लाख रुपीस क्या कर दो, माइनस कर दो, प्रोविजन करके निकाल दो। और आप मान के चलो आपका 3 लाख कमाई है, 1 लाख रुपया आपका जो नॉर्मल एक्सपेंस है वो माइनस कर दिया, तो आपका बचा 2 लाख। 2 लाख को इनकम मत मानो, 2 लाख को इनकम मत मानो, 1 लाख जो होने वाला है उसको भी माइनस कर दो। तो बताओ प्रॉफिट कितना मानना आपको, 1 लाख। अब बोलोगे सर वो 1 लाख अगर आप केस जीत गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो 1 लाख रुपया जब साइड किया था, एक्सपेंस माना था, अब वो क्या हो गया, आपका पैसा बच गया तो काम आ जाएगा। लेकिन अगर ये लाख रुपया आप एक्सपेंस नहीं मानोगे तो क्या हो सकता है सर, तो क्या होगा सुन लो, अगर 2 साल बाद ये केस अगर हार गए, 1 लाख रुपया का लॉस हो गया और उस साल आपका बिजनेस ऑलरेडी लॉस में, तो फिर 1 लाख रुपया कहां से लाओगे, समझ में आ गया। तो ये फ्यूचर को बचाने के लिए आप क्या करते हैं, आज ही लॉस मान लेते हैं। क्या ना, क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। चलो तो बताओ कितने कंसेप्ट सीखे हम लोग, कितने कंसेप्ट अभी तक सिखा दिया मैंने। पहला बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, दूसरा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, तीसरा पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, ठीक है। चौथा आज क्या सिखाया था, मैचिंग कंसेप्ट है ना, और कंसिस्टेंसी मेथड, और छठा क्या, कंजर्वेटिज्म रूल। यहां तक क्लियर हो गया सबको। चलो एक और बताते हैं, नेक्स्ट हम लोग का है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, वंस अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो बताओ 1 साल बाद बंद कर दोगे या उसको चलाते रहोगे। कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट किया तो 1 साल बाद उसको बंद कर दोगे या उसको चलाते रहोगे। क्या करोगे बताओ, यस, क्योंकि बिजनेस क्यों करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो जब बिजनेस आपका एक बार स्टार्ट हुआ तो आपका ये मोटिव होता है कि बिजनेस को रन करते रहे, ठीक है। तो जब आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न होता है, गोइंग कंसर्न मतलब इस साल भी है, नेक्स्ट ईयर भी है। जैसे समीर कोचिंग सेंटर आज 20 साल से है, कितना साल से, 20 साल से, मतलब मेरा कोचिंग सेंटर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में चल रहा है। तो सर इस केस में अभी बात समझो, मेरा जो बताना चाह रहा है, ठीक है। इस साल जो भी ट्रांजैक्शन होगा, जो स्टूडेंट आया, जो इलेक्ट्रिसिटी दिया, जो रेंट दिया, जो प्रोविजन बनाया, उन सारे को तो हम रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे, हाँ या ना। सारा ट्रांजैक्शन होगा, सबको हम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये फर्नीचर मैंने इस साल खरीदा, ये फर्नीचर क्या मैंने इस साल खरीदा? अगर हम ये बोल रहे हैं ये फर्नीचर मेरा 10 साल पुराना है, कितना साल पुराना, तो इसका ट्रांजैक्शन हुआ कब होगा, 10 साल पहले। 10 साल पहले ये फर्नीचर मैंने खरीदा होगा, 10 साल पहले ट्रांजैक्शन हुआ होगा, 10 साल पहले इसको रिकॉर्ड किया होगा, हाँ या ना। चलो इस साल क्या ये फर्नीचर मैंने खरीदा, नहीं खरीदा। तो अगर इस साल ये फर्नीचर खरीदा ही नहीं तो कोई ट्रांजैक्शन बना ही नहीं, और कोई ट्रांजैक्शन अगर बना ही नहीं तो उसका रिकॉर्ड भी नहीं होगा, हाँ या ना, उसका रिकॉर्ड भी नहीं होगा। तो अगर मैं इसको रिकॉर्ड ना करूं और सरकार को बता दूं भैया मेरा ये रिकॉर्ड है, और सरकार का अगर यहां छापा लग जाए और सरकार देखिए अरे भाई इतना सारा फर्नीचर है इसके पास, तो और ये बोले मेरे पास फर्नीचर ही नहीं है, तो फिर तो दिक्कत हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसा चीज जो आपने खरीदा तो आज है, लेकिन कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, उसका नेक्स्ट भी रहेगा, उसका नेक्स्ट भी रहेगा, सर उसको हर साल आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कैरी फॉरवर्ड। जो संपत्ति अकाउंट्स में इसको कहते हैं एसेट्स, क्या बोलते हैं, एसेट्स। जैसे ये टीवी बिजनेस के लिए, समीर कोचिंग के लिए क्या है, एक एसेट्स है। ये फर्नीचर क्या है,
एसेट्स है, ये एसी एक एसेट्स है, ये कैमरा एक संपत्ति है। एसेट्स का मतलब होता है ऐसा चीज जिससे बिजनेस को बेनिफिट मिलता है, वो सामान जो बिजनेस का हो गया और उससे बिजनेस को बेनिफिट मिलेगा, उसको कहते हैं संपत्ति, उसको कहते हैं एसेट्स। क्या बोलते हैं? एसेट्स। क्लियर हो गया? अब एक बात बताओ, जो भी एसेट्स तुमको यहां दिख रहा है, जो भी दिख रहा है यहां पे, वो इस साल है, बताओ नेक्स्ट ईयर रहेगा कि नहीं रहेगा? जब तुम लोग सेकेंड ईयर में चला जाएगा, क्या टीवी रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा? अरे रहेगा। अब तुम बोलेगा खराब हो गया, तो खराब हो गया बात का बात है। नॉर्मली ये रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। फर्नीचर रहेगा, कैमरा रहेगा, एसी, लैपटॉप। तो इसका मतलब है कि सर ये जो भी सामान आपके पास आज है वो कल भी रहेगा। तो सर उसको प्रॉपर आपको रिकॉर्ड करके मेंटेन करना है, क्योंकि जो आज है वो कल भी है और जो कल है वो परसों भी है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब जितने भी आपके एसेट्स हैं, जो भी ओनर का पैसा मतलब कैपिटल है, जो बाहर वाला का उधार मतलब क्या लाइबिलिटी है, सर वो आज भी है, सर वो कल भी रहेगा। तो उसको आपको प्रॉपर रिकॉर्ड करके मेंटेन करना है। क्लियर? लेकिन आप लोग भी देखा होगा, आपके मम्मी पापा कभी करता भी है, जैसे दिवाली आया तो 2 दिन के लिए फटाका का बिजनेस करते कि नहीं करते हैं? तो 2 दिन के लिए फटाका का बिजनेस किया, अपने घर के बाहर में फटाका लेके बैठ गया। 2 दिन बाद जब दिवाली गया, बिजनेस क्लोज। तो इन बिजनेस को ये रिकॉर्ड मेंटेन करने का दरकार नहीं पड़ता, क्योंकि ये गोइंग कंसर्न है ही नहीं। तो जो गोइंग कंसर्न है उसको ये मेंटेन करना पड़ता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हम आपको बताता, सुन लो। आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट, आपका मैट्रिक का मार्कशीट जिस दिन निकला, आप तो क्लास 11 में एडमिशन हो गया, तो क्या फाड़ के फेंक दिया? फेंक दो भाई, मैट्रिक तो गया। लेकिन नहीं फेंका। क्यों नहीं फेंका? सर आगे भी काम आएगा। जब सीए करेगा तो मार्कशीट मांगेगा, जब बीकॉम करेगा तो मार्कशीट मांगेगा, है कि नहीं? तो हर मार्कशीट, जो मैट्रिक का मार्कशीट है, उसको आपने कैरी फॉरवर्ड किया, क्योंकि वो आगे भी काम आएगा। जो 11 का होगा वो आगे भी काम आएगा, जो 12 का होगा वो आगे काम आएगा, जो बीकॉम का होगा वो आगे काम आएगा। जब जॉब करेगा तो बोलेगा ना भाई कितना पढ़ा लिखा है, तो खाली बोले से देगा ना क्या सीए किया है, प्रूफ किया सीए किया है। तो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और सीए के साथ साथ आपको यह भी दिखाना पड़ेगा भाई आपने मैट्रिक कितना में किया, ये कितना में किया, पूरा फाइल दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो गोइंग कंसर्न है, वो चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। समझ में आ गया? तो बिजनेस आपको यह बताता है कि जब आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न है, एक बार स्टार्ट हुआ तो बिजनेस रुकेगा नहीं, बिजनेस चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। तो हर एक डिटेल्स, कितना एसेट्स है, कितना लाइबिलिटी है, कितना कैपिटल है, ये आपको प्रॉपर मेंटेन करना पड़ता है। क्योंकि जो फर्नीचर आपने 10 साल पहले खरीदा था वो अभी भी आपके पास है। क्यों? क्योंकि बिजनेस कंटिन्यू नेचर का है। तो फर्नीचर को आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई मेरे पास क्या है, फर्नीचर है। समझ में आ गया? इसी का नाम क्या है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। बताओ यहां तक सबको क्लियर हो गया? सबको? अब कंसेप्ट को हम लोग एक बार के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि और 4-5 कंसेप्ट है वो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। आज जो हम आपको एक चीज बताएंगे, सर अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। सुन लो एक बार, ये आप लोग लिखा नहीं है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स कितने तरीके के हैं? अगर मैं पूछूं एनिमल्स का नाम बताओ, अगर मैं सडनली इसको पूछूं कि भैया 5 एनिमल्स का नाम बताओ, तो ये एक बार के लिए कंफ्यूज हो जाएगा कि सर कौन सा